सबसे पहले तो बोले सान्याल। यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा घरवाला पंजाबी है। हर मुसीबत का सामना उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। मैं पंजाबियों की धरती ते पंजाबी कौम नू सलाम कर दिया। पंजाबी कौम हर मुश्किल का सामना डट के कर दी है ते सदा खुश रह के चढ़दी कला विच रहिंदी है। अब मैंने अपनी पंजाबी शो ऑफ कर दी, पूरा भाषण हिंदी में दूंगी। सुना है कल प्रधानमंत्री जी आए थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी, और ये भी सुना कि उनके झूठों के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आसमानों ने दे दिया। क्योंकि चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे मौसम क्लाउडी हो, लेकिन इनकी सच्चाई अब देश की जनता के रेडार पर आ चुकी है। आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं, झूठ कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। अगर आप इनका प्रचार सुने और माने, आपको लगेगा कि इस देश में 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, कि सिर्फ 5 सालों में सारा विकास हो चुका। लेकिन आप भटिंडा के वासी हैं। भटिंडा सबसे बड़ा मिसाल है कि 70 सालों में इस देश का कितना विकास हुआ। ये उद्योगों का केंद्र है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, थर्मल पावर, टेक्सटाइल का केंद्र है, कपास और गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट है, दूध उत्पादन का केंद्र है, आर्मी की कंटोनमेंट है यहाँ, और ये सारा विकास इनसे पहले हुआ। With destiny. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. भारत के निवासी मेरे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जब भी मैं यहाँ झंडा फहराती हूँ तो उस दिन की याद आती है जब पहली दफ़े आज़ाद भारत का झंडा यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। वो याद आती है कि किस मुसीबत और कष्ट और कुर्बानी से ये देश गुजरा, किन आशाओं को लेके हमने यहाँ पे अपना झंडा फहराया। आज जब हम पीछे देखते हैं इन वर्षों के तरफ, तो ये देखते हैं कि जो रास्ता अपने सामने हमने रखा था उस पे काफ़ी दूर हम आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ भूल भी हुई है, गलतियां भी हुई हैं, काम में कमी भी हुई है। और जितना ही हम आगे बढ़े उतना ही हमने देखा कि रास्ता आगे का कितना ज़्यादा लंबा है।
हमारी जो संस्कृति है इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और साथ साथ कई वहम भी आ गए हैं। इनमें सबसे बुरा जो वहम है वो है दहेज का। अब यहाँ सब युवक हैं, तो अगर अभी तक दहेज का सवाल आया नहीं है तो एक आध साल में आ जाएगा। और जितने लोग यहाँ हैं उन सबको वचन लेना चाहिए कि वो ना दहेज लेंगे ना देंगे। अब ये ना हो कि शादी के पहले चुपचाप हो जाए सब कुछ। जब ये वचन लिया है इसके माने बिल्कुल नहीं होगा। और जो कार्यक्रम लिए हैं युवक कांग्रेस ने, उसमें एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा, इसमें काफी काम करना पड़ता है। और काम करने से पहले हर एक जितने यहां मौजूद हैं उन्हीं को ये फैसला करना चाहिए कि वो खुद ही परिवार नियोजन करेंगे। मैं आपको आज के स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई देना चाहता हूं। कन्याकुमारी से लेके काराकोरम तक, कच्छ से लेके अरुणाचल के पूर्वी कोने तक और जो सब हिंदुस्तानी भारत के बाहर दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में, उनको मैं शुभकामनाएं आज के दिन के लिए देना चाहता हूं। 42 साल हुए, भारत आजाद हुआ था और यहीं पर इसी लाल किले पर पंडित जी ने हमारा तिरंगा झंडा पहली बार आजाद भारत में लहराया। आज भी उसी तरह से जब झंडा लहराया तो एक तरह से मुझे लगा कि मेरे हाथ इस झंडे को नहीं खोल रहे थे, बल्कि मेरे हाथ के साथ भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथ जुटे हुए थे। मगर इस भाषण में आपको और देश को एक बात बताना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर देश कठिनाई में है। मैं हर प्रदेश में जाता हूं, किसान कहते हैं कि हम जी नहीं सकते हैं। खेती में से पैसा बनता ही नहीं है। आत्महत्या करनी पड़ती है। दूसरी तरफ करोड़ों युवा बेरोजगार, रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करना है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पे इन लोगों ने भरोसा किया था। मैंने योगा का मजाक उड़ाया, मगर वो सच्चाई है। जो भरोसा उन्होंने मोदी जी पे किया वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया, खत्म हो गया है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे किसान। देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। और एक ही संगठन है, इस पूरे देश में एक ही संगठन है, मैं बता रहा हूं आपको, ये हाथ वाला संगठन। 0.5% टैक्स हम देश में बढ़ाएंगे तो हम लोग बीमारू राज्य
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सारे नौजवान को 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन दे सकते हैं, ताकि सारे नौजवान अपने पैर पे खड़े हो जाएं, कोई नौजवान भूखा ना पड़े। नौजवान अपनी छोटे से किराने की दुकान लगाए या खेती बाड़ी करे, नौजवान के जेब में पैसा डलना चाहिए, तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कहा कि हम बाढ़ की योजना बना रहे हैं, बाढ़ अगले 2 महीने में आने वाली है। जब हमको पता है कि बीमारी कब आएगी और बीमारी कहां आएगी, तो फिर हम उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाइयों, नेतृत्व का संकट है आज उत्तर प्रदेश में। आज लोग जो राजनीति में आ रहे हैं वो इसको एक व्यवसाय समझ के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वाभिमान का प्रदेश हमेशा रहा है। यहाँ पे एक नारा जन जन के बीच में रहा है कि गर्दन कट सकती है परंतु गर्दन झुक नहीं सकती आम आदमी की। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए, जिससे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके और पार्टी को जीत मिल सके। पार्टी की जीत देश की जीत होगी। So she has asked for the places of where the offence is being committed and the attachment and the participants in the committee to be defined. These will certainly be specified and defined in the rules. Now, Satyabhama ji, thank you for your comments. Tathagat ji, I always enjoy his interventions, and I especially enjoy the interventions that are prompted by Mehtab ji in his own quiet manner. It is, unfortunately, he is not correct this time. The bill is very victim-centric. It is. And that's the only reason why I brought it. Otherwise, there was absolutely no reason for me to reinforce what laws already exist. This is a bill that has a compassionate view of people who work as who become victims in the sex trade, and it seeks to get their consent. It seeks to take them out. And what is happening at the moment? We get a sex worker, we put her into jail. Whether the trafficker goes in or the person who has sheltered him or made the money from it, doesn't matter. The woman is always penalized. The child is always penalized. So in this case, we ask them if they are there for their own volition. And there is no question of making them leave it or penalizing them or jailing them. We are just after the traffickers, not the victims. Now, we used, Tathagat ji said that